तो आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ये कहानी है आत्म सुधार और लगातार आगे बढ़ने की। उनकी अविश्वसनीय सफलताओं के पीछे कोई जादू नहीं था, बल्कि उनकी वो छोटी छोटी आदतें थीं जिन्होंने उन्हें कई विषयों का मास्टर बना दिया। चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछा गया एक बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम असरदार सवाल, आज मैं क्या अच्छा काम करूंगा। हर सुबह फ्रैंकलिन जल्दी उठते थे और बस यही एक सवाल उनके पूरे दिन की दिशा तय कर देता था। ये कोई हवाई विचार नहीं था, बल्कि ये तय करने का एक ठोस तरीका था कि उस दिन किस तरह का इंसान बनना है, चाहे किसी की मदद करनी हो या कुछ नया सीखना हो। अब जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सुबह और शाम का ये तालमेल। ये उनके पूरे जीवन को जवाबदेही और विकास के एक डेली रूटीन में कैसे बांध देता है, ये देखना कमाल का है। सुबह का संकल्प रात होते होते एक गहरे चिंतन में बदल जाता था। रात को सोने से पहले खुद से ये पूछना कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, कहाँ चूक हुई और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। तो इस कमाल के सफर को हम 5 छोटे छोटे हिस्सों में समझेंगे। उनका दैनिक रहस्य, उनकी अपनी मेहनत की यात्रा, उनके हैरान करने वाले आविष्कार, एक ग्लोबल राजनेता के तौर पर उनका रुतबा और आखिर में उनकी वो बातें जो आज भी उतनी ही सच हैं। बस चलिए शुरू करते हैं। आइए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं। दैनिक रहस्य यानी खुद को बेहतर बनाने की वो सख्त दिनचर्या। उनका साफ मानना था कि लगातार विकास और प्रगति के बिना सफलता जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर इंसान आगे नहीं बढ़ रहा तो बस एक जगह रुका हुआ है। रात की वो आत्मसमीक्षा उन्हें कभी ठहरने नहीं देती थी। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी ये बात एकदम सटीक बैठती है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। दूसरा हिस्सा है एक स्वनिर्मित यात्रा। बॉस्टन के एक काम सीखने वाले लड़के से फिलाडेल्फिया के बड़े मुद्रक तक का सफर। मानसिकता को समझने के बाद अब उनकी उन शुरुआती चुनौतियों को देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1706 में बॉस्टन में अपने पिता की 15वीं संतान के रूप में जन्म। फिर महज 12 साल की उम्र में 1718 में अपने ही भाई के पास काम सीखना। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1723 में सिर्फ 17 साल की उम्र में वो फिलाडेल्फिया भाग गए और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर 1730 आते आते खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया। एक भगोड़े किशोर से सीधा एक सफल बिजनेसमैन बनने की ये कहानी सच में शानदार है। 10,000 सुनने में शायद आज उतना बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन उस दौर में ये आंकड़ा फ्रैंकलिन के बेतहाशा सफल प्रकाशन की हर साल बिकने वाली प्रतियों का था। ये कोई छोटी बात नहीं थी और ये उनके जबरदस्त प्रभाव को साबित करता है। और ये सफलता मिली थी पुअर रिचर्ड्स आल्मनैक से। दिलचस्प बात यह है कि इसे उन्होंने रिचर्ड सॉन्डर्स के छद्म नाम से लिखा था। इस पंचांग में लिखी गई उनकी बुद्धिमानी भरी बातों और कहावतों ने उस समय के पाठकों का दिल जीत लिया था। इसी एक रचना ने उन्हें अपार धन भी दिया और समाज में एक बहुत ही सम्मानित मुकाम भी। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जिज्ञासु आविष्कारक। छपाई के काम से आगे बढ़कर उनका दिमाग विज्ञान की तरफ कैसे घुमा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। उनके आविष्कारों की ये लिस्ट देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बिजली की छड़, बायफोकल चश्मे, फ्रैंकलिन स्टोव, यहां तक कि ग्लास हारमोनिका जैसा वाद्य यंत्र और गल्फ स्ट्रीम का नक्शा भी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल छू लेती है वो ये है कि उन्होंने इनमें से किसी भी चीज का पेटेंट नहीं कराया। उनका सीधा सा उसूल था कि इन सब का उपयोग इंसानियत की भलाई के लिए मुफ्त में होना चाहिए। और जब फ्रैंकलिन के विज्ञान की बात हो तो 1752 का वो मशहूर पतंग वाला प्रयोग तो याद ही होगा। अक्सर ये कहानी चटखारे लेकर सुनाई जाती है कि तूफान में उन्हें बिजली का जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन सच कहूं तो ऐसा नहीं है। वो बिजली के खतरों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने बाकायदा अर्थिंग का इस्तेमाल किया था ताकि कोई जानलेवा झटका ना लगे। इसी प्रयोग ने दुनिया को पहली बार बताया कि आसमान में चमकने वाली बिजली असल में विद्युत ही है। हमारा चौथा पड़ाव है वैश्विक राजनेता। विज्ञान की दुनिया से निकलकर अब हम राष्ट्रों का भविष्य तय करने वाली उनकी राजनीति और कूटनीति की ओर बढ़ते हैं। एक ही इंसान कितनी अलग अलग चीजें कर सकता है। पोस्टमास्टर जनरल बनकर पूरी डाक व्यवस्था सुधार दी, फ्रांस में राजदूत बनकर अहम सैन्य गठबंधन पक्के कर लिए और पेंसिल्वेनिया के अध्यक्ष के तौर पर प्रशासन भी संभाला। उनकी कूटनीति इतनी लाजवाब थी कि उन्होंने फ्रांसीसियों का दिल जीतकर अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी।
सीधी सी बात है, अगर पेरिस में फ्रैंकलिन की वो कूटनीति और रणनीतिक जादू नहीं चलता तो अमेरिका की आज़ादी की कहानी कुछ और ही होती, और शायद बहुत ज्यादा कठिन भी। उनकी ही बदौलत फ्रांस अमेरिका के साथ उस क्रूशियल सैन्य गठबंधन के लिए तैयार हुआ था। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, शाश्वत ज्ञान, उनके दार्शनिक विचार, जो आज भी उनके आविष्कारों जितने ही दमदार और प्रासंगिक हैं। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए, ज्ञान में निवेश करने से सर्वश्रेष्ठ ब्याज प्राप्त होता है। कितनी गहरी सोच है। वो अच्छी तरह जानते थे कि शिक्षा और बौद्धिक संपदा ही वो असली संपत्ति हैं जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। समय के मामले में वो बहुत सख्त थे। खोया समय कभी दोबारा नहीं मिलता, जो पल बीत गया सो बीत गया। इसलिए समय बर्बाद किए बिना तुरंत एक्शन लेना ही उनकी पूरी जीवन शैली का आधार था। अब देखिए, उनके इतने गंभीर विचारों के बीच उनका ये मजेदार अंदाज, मछलियों की तरह मेहमान भी 3 दिन बाद महकने लगते हैं। सच में कितनी सटीक और हास्य से भरी बात है। यही वो व्यवहारिक स्वभाव था जिससे लोग बहुत आसानी से उनसे जुड़ जाते थे। और ये विचार शानदार ढंग से उनके पूरे जीवन के फलसफे को समेट लेता है। सफलता कभी भी तुक्के से नहीं मिलती, ये एक सोची समझी, व्यवस्थित और पूरी तैयारी के साथ ली गई एक चॉइस है। अपनी बात खत्म करते हुए हम वापस उसी शाम के चिंतन पर आते हैं। आज मैंने क्या अच्छा काम किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये सीधा सा सवाल आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर रात खुद से ये पूछना हमें उनके इस सक्सेस ब्लूप्रिंट को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफ़र हम सब के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा रहा होगा।